हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा अभी हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि डबल म्यूटेंट वायरस की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है या ट्रिपल म्यूटेंट वायरस की वजह से पर्सन को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये डबल और ट्रिपल म्यूटेंट वायरस होते क्या हैं और ये म्यूटेशन जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको म्यूटेशन के बारे में सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं म्यूटेशन होता क्या है। डीएनए अथवा आरएनए के क्रम में परिवर्तन होना म्यूटेशन कहलाता है। अब इस क्रम का मतलब क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दो स्ट्रक्चर जो है दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाली है जिसमें आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। पहली स्ट्रक्चर है जिसमें आपको डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और दूसरी स्ट्रक्चर जिसमें आपको केवल सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है उसको हम डीएनए बोलते हैं। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स होती है इसको हम आरएनए बोलते हैं। ये सबसे पहले बेसिक्स चीज़ जो हमें जानने वाली है। डीएनए जो होता है वो हर ह्यूमन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और आरएनए भी ह्यूमन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। किंतु अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस के अंदर कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होता है? आरएनए। मोस्टली जो वायरस होते हैं वो आरएनए नेचर के होते हैं, मतलब उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि ये जेनेटिक कोड क्या होते हैं और ये डीएनए के अंदर मीन्स क्या रोल प्ले करते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू कि हमारे जो बॉडी है उसमें जो डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का एक निश्चित क्रम पाया जाता है और ये न्यूक्लियोटाइड निम्न प्रकार के होते हैं। डीएनए के अंदर ए, जी, सी और टी प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। आरएनए के अंदर ए, जी, सी और यू प्रकार के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। इनका जो फुल फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखने वाली बात यह है कि डीएनए के अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पे एक टी वर्ड है जिसका मतलब होता है थाइमिन और आरएनए में यू वर्ड होता है जिसका मतलब होता है यूरेसिन। तो ये जो डिफरेंस प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए के अंदर कि यहाँ पे टी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है डीएनए में, जबकि आरएनए में यू न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। बाकी के तीनों न्यूक्लियोटाइड जो अदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सेम होते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या रोल प्ले करते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर तीन तीन के सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और ये टोटल जो है वो 64 प्रकार के जेनेटिक कोड को डेवलप करते हैं। तो हर एक जेनेटिक कोड एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को इंडिकेट करता है। अगर CUU जो है वो LEU एमिनो एसिड्स को इंडिकेट करता है तो CCU वो प्रोलीन एमिनो एसिड्स को इंडिकेट करेगा। तो हर जेनेटिक कोड एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को इंडिकेट करता है। यहाँ पे मैंने एक आरएनए मटेरियल लिया है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कोड्स हमको दिखाई दे रहे हैं। इन कोड्स को मैंने यहाँ पर व्यवस्थित किया है। तो ये जो सीक्वेंस होता है तीन तीन का सीक्वेंस एक जेनेटिक कोड्स मीन्स क्रिएट करता है जिसको कि अपन कोडॉन बोलते हैं। और हर कोडॉन जो होता है वो एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को इंडिकेट करता है। जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो इन जेनेटिक कोड्स के अकॉर्डिंग आकर के यहाँ पे एमिनो एसिड्स जुड़ता है। जैसे ये कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एमिनो एसिड जुड़ेगा, इस कोड के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स होगी वो यहाँ जुड़ेगी, इस कोड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एमिनो एसिड यहाँ जुड़ेगी। इस तरह से एक कंप्लीट एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस बन जाती है और ये एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस बाद में किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। अब सपोज कीजिए कि जेनेटिक कोड नंबर 4 में कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड या तो यहाँ से हट जाता है या फिर इसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है तो यहाँ से पूरा जो होगा वो जेनेटिक कोड फिर पूरा जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ये वाला लेटर हट गया तो अब या अगला जो जेनेटिक कोड बनेगा वो ये बनेगा। इस तरह से जेनेटिक कोड बनेंगे और ये जो जेनेटिक कोड होंगे फिर इनसे रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स होगा वो यहाँ पे आके जुड़ेगा। मीन्स जो प्रोटीन बनने वाली थी वो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होगी वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैंने कुछ जो है समझने के हिसाब से कुछ कोडॉन्स दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तीन तीन का जेनेटिक कोड हम लोग मान करके चलेंगे और सपोज़ कीजिए यहाँ पे जैसे देखा गया कि ये जी वाला जो कोड है वो डिलीट हो जाता है
तो पहले जो कोड बन रहा था वो बन रहा था जी, सी और जी, लेकिन अब जो नेक्स्ट कोड बनेगा वो बनेगा सी, जी, सी। तो इसके द्वारा जो अमीनो एसिड होगी वो अलग होगी और इसकी जो अमीनो एसिड्स होगी वो अलग होगी, तो हमारी बनने वाली प्रोटीन भी अलग होगी, उसकी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं कि जो है कैसे म्यूटेशंस हो सकता है, या कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ से डिलीट हो जाए, या फिर कोई नया न्यूक्लियोटाइड आकर के यहाँ पे ऐड हो जाए, या फिर कोई न्यूक्लियोटाइड आकर के रिप्लेस हो जाए। डिलीशन का मतलब डिलीट होना, तो वही फिर आगे की जो सीक्वेंसिंग होगी वो भी चेंज हो जाएगी। इंसर्शन मतलब नया आकर के इंसर्ट होना, और सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना, जैसे ए की जगह जी आ गया या सी आ गया, इस तरह से रिप्लेस होना वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। ये जस्ट मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरीके से चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन का एक बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया कि म्यूटेशन होता क्या है और ये किस तरीके से एक स्ट्रक्चर जो होती है उसको अफेक्ट करता है। म्यूटेशन जो होता है वो जेनेटिक कोड से रिलेटेड होता है, और जेनेटिक कोड में अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो आगे वो जो है प्रोटीन जो डेवलप होने वाली होती है उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन होते हैं, और ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है वो हमारे लिए या तो नुकसानदायक हो सकती है, मीन्स हार्मफुल हो सकती है, या फिर नॉन हार्मफुल भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि सारे म्यूटेशंस हार्मफुल हों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी पर कोई भी उनका इफेक्ट नहीं आता है। जैसे अभी अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस के अंदर कई म्यूटेशंस ऐसे हैं जो उस वायरस की जो इन्फेक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं जो हमारे लिए मतलब चिंता का विषय है, ठीक है। और इस तरह के जो वेरिएंट्स होते हैं उनको WHO ने वायरस ऑफ कंसर्न कहा है, या कह सकते हैं इसको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स बोलते हैं इनको अपन, जो हमारे लिए मीन्स पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि म्यूटेशन कब और क्यों होता है। तो ये म्यूटेशन जो होता है वो DNA अथवा RNA की कॉपी होने के दौरान हो जाता है। जब DNA अथवा RNA से नया RNA डेवलप होता है या नया DNA डेवलप होता है, तो उस टाइम पे कॉपिंग के टाइम पर कुछ अगर मिस्टेक हो जाए तो उसकी वजह से ये म्यूटेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा आयनाइजिंग जो रेडिएशंस होते हैं उनके अगर हम संपर्क में आते हैं तो भी ये म्यूटेशन हो सकता है। जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी हो सकती है, एक्सरे हो सकती है, CT स्कैन हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी हो सकती है। कुछ विशेष रसायन के संपर्क में आने से भी ये हो सकता है, जैसे बीड़ी या सिगरेट का अपन सेवन करते हैं तो ये म्यूटेशन होता है। जो कैंसर जो होता है, पर्सन के अंदर जो कैंसर होता है वो भी म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से सेल्स जो होती है वो एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती हैं और वो कैंसर को डेवलप करती है। इसके अलावा वायरल का इन्फेक्शन भी म्यूटेशन का कारण हो सकता है। अब हम सीखते हैं कि डबल म्यूटेशन क्या होता है। तो जब दो म्यूटेशन एक साथ एक वायरस में उपस्थित हों इसको अपन डबल म्यूटेशन बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि एक ही प्रकार का म्यूटेशन हर वेरिएंट्स के अंदर हमको देखने को मिलेगा। अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के म्यूटेशंस हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो कि अभी बहुत कॉमनली चल रहा है वेरिएंट V.1.617, इसके अंदर दो म्यूटेशंस मिले हैं जिनका कि नाम क्या दिया है हमारे साइंटिस्ट ने, E484Q एंड L452R। ये दोनों म्यूटेशन जो होते हैं वो अलग अलग वेरिएंट में मिले हैं, लेकिन डबल म्यूटेंट के केस में क्या था, दोनों म्यूटेशन एक ही वायरस में एक साथ मिले, इसलिए इस तरह के वायरस को अपन डबल म्यूटेंट वायरस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि डबल म्यूटेशन से हमको खतरा क्यों है। तो डबल म्यूटेशन जो है इस वायरस की किस प्रोटीन में हुआ, स्पाइक प्रोटीन में हुआ। अब हम पहले स्पाइक प्रोटीन को समझ लेते हैं कि होती क्या है। ये वायरस की स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई रखी है आप लोगों को समझने के लिए। तो इस वायरस की स्ट्रक्चर समझे तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है जो कि वायरस की सरफेस पर जुड़ी हुई हैं, ये कहलाती है स्पाइक प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन हुआ है वो कौन सी प्रोटीन में हुआ है, स्पाइक प्रोटीन में हुआ है। और ये प्रोटीन जो होती है किस तरीके से वायरस को हेल्प करती है, ये वायरस को कोशिकाओं के अंदर जाने में मदद करती है। अब इसका मतलब क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे ये ह्यूमन सेल्स है, अब इस वायरस को अपनी कॉपियाँ बनाने के लिए, अपनी कॉपी बनाने के लिए इस सेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो इस सेल के अंदर जाने के लिए ये स्पाइक प्रोटीन हेल्प करती हैं। लेकिन हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो इन स्पाइक प्रोटीन को रेसिस्ट करता है ताकि वायरस इसके अंदर नहीं जा पाए और ये अपनी कॉपियाँ नहीं बना पाए। अगर कॉपियाँ नहीं बना पाएगा तो हमारे अंदर जो इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, मतलब जो सीवियर होने के चांसेस होंगे वो कम होंगे। अब हम वापस आते हैं। तो ये जो
प्रोटीन होती है वो वायरस को कोशिकाओं के अंदर जाने में मदद करती है। म्यूटेशन की वजह से स्पाइक प्रोटीन की एक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी कारण संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी हुई है और लंग्स भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से अगर हम ट्रिपल म्यूटेंट का कंसेप्ट को समझें तो ट्रिपल म्यूटेंट भी मतलब एक ही वायरस के अंदर 3 प्रकार के म्यूटेशंस एक साथ प्रेजेंट होना, ये ट्रिपल म्यूटेंट कहलाता है। और इसमें एक जो कंसर्न वाली बात है वो ये है कि इस वेरिएंट में E484K म्यूटेशन मिला है और ये म्यूटेशन वायरस को क्या एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहा है कि ये वायरस जो होता है वो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को चकमा देने की क्षमता को बढ़ाता है, मतलब ये इम्यून सिस्टम से बच सकता है। तो अगर इम्यून सिस्टम से बच जाएगा तो वही हमारे लिए कंसर्न का सब्जेक्ट है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है इस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और समय रहते इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज हमने जो है म्यूटेशन के बारे में समझा है, म्यूटेशन क्या होता है, डबल और ट्रिपल म्यूटेंट क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक है और क्यों ये वायरस को किस तरीके से वायरस को हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपको डबल और ट्रिपल म्यूटेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।